फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेजर पार्ट 2 के बारे में। यानी कि लेजर जो है वो काम कैसे करता है, यानी कि वर्किंग ऑफ द लेजर, द मेकिंग ऑफ द लेजर एंड द यूजेस ऑफ द लेजर। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे 1917 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने स्टिमुलेटेड एमिशन का पेपर दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे एक फोटोन जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से दूसरा फोटोन निकालता है। यानी कि अगर आप लोग किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जो भी आपका इलेक्ट्रॉन होगा उसके अंदर एक फोटोन देंगे तो उसके अंदर से एक आइडेंटिकल फोटोन बाहर निकल के आएगा, जिसकी वजह से लाइट का जो है एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा और लेजर बनेगा। ये चीज़ हम लोगों ने क्लासिकली पढ़ ली थी, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि एक लेजर में ये परफेक्ट किस तरीके से काम करता है। देखिए, वर्किंग जो है लेजर की वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत मुश्किल है। इसको समझने के लिए आपकी क्वांटम मैकेनिक्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी लेजर के बनने में दो पार्ट्स होते हैं। उन दो पार्ट्स में से जो पहला पार्ट है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, वो भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें से पहला है स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन और तीसरा है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब ये तीनों एक एक करके ढंग से हम लोग समझेंगे कि ये होते क्या हैं। देखिए, स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन की अगर सबसे पहले हम लोग बात करें तो देखिए, हमें पता है कि जो भी हमारा एटम होता है उस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका ओवरऑल चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली उसके आसपास ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। देखिए, कई किताबों में ऐसा दिखाया जाता है कि जो आपका एटम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जहां पर ऑर्बिट दिख रहे हैं आपको और इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जो न्यूक्लियस है उसके आसपास क्लाउड्स होते हैं कुछ इस तरीके से। इन क्लाउड्स में जहां पर आपको डेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही है, मतलब ये जो आपको डेंसिटी ज़्यादा नज़र आ रही होगी, मोटे हिस्से जो क्लाउड के नज़र आ रहे होंगे, इन हिस्सों के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटते हैं। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा घुमा के देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इनके अंदर चक्कर काटता है। एक वीडियो के अंदर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, मतलब ये इस तरीके से घुसे हुए होते हैं, जहां पर क्या होता है कोई भी चीज अगर ऊपर रखोगे तो वो नीचे ही जाएगी। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज से बाहर आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में नजर आती है। इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इस गड्ढे के अंदर होते हैं, तो कोई भी चीज अगर आप लोग यहाँ रखोगे तो ये नीचे जाएगी, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती हुई नजर आती है आपके नेगेटिव चार्ज के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से एटम अंदर से बना हुआ होता है। ठीक है, तो जहां पर डेंसिटी ज्यादा है क्लाउड्स की वहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि नेचर के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना पसंद करती हैं, क्योंकि इनके लिए इजी होता है एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो लोएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ही होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, बाहर जो होते हैं, मतलब बाहर वाली जो स्टेट होती है उसमें कम ही होते हैं और अंदर वाली में ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां से जो न्यूक्लियस है इसके साथ इन्हें जुड़े रहने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर होगा उतनी ज्यादा एनर्जी पड़ेगी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी उस चीज की। तो इसलिए क्या है, ये लोएस्ट एनर्जी लेवल के अंदर ही रहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है कि ये मिनिमाइज करती है एनर्जी को। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है जो कि आप लोगों ने किसी लैडर यानी कि सीढ़ी के ऊपर यहां रख दी है। अब होगा क्या कि ये हमेशा जो है नीचे आने के लिए तैयार रहेगी, रोल डाउन करने के लिए तैयार रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का कोर है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या है, कम एनर्जी यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करेगी, तो ये नीचे आएगी तो तुरंत नीचे इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, वैसे हम लोग इसको एक्स्ट्रा फोर्स की मदद से क्या है, इसको ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट्स में लेके जाते हैं, वैसे इसे भी ऊपर ले जाया जा सकता है। एटम के केस में ये जो पुश होगा या फिर ये जो एनर्जी होगी ये हम लाइट के रूप में देते हैं, और लाइट के रूप में हमेशा फोटोन ही आता है। तो यहाँ पर ये जो फोटोन है ये इस इलेक्ट्रॉन में जाता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है और ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है। लेकिन अब ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि देखिए हमें पता है कि हर मटेरियल का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी फोटोन इसको दे देंगे और ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को इस लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन आप जो फोटोन इसको दे रहे हो, मान लो कि वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है या फिर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो फिर ये हायर एनर्जी स्टेट में नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर आपने फोटोन दिया तो ये ऊपर तक जा ही नहीं पाएगा और वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दे दिया तो हो सकता है कि ये जो है आयनाइज्ड हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से, उस एटम से ही बाहर निकल जाए।
तो इसका मतलब हमारे पास पहले से कैलकुलेशन होनी चाहिए कि अगर ये एटम मान लीजिए कि फेरस का है यानी कि लोहे का है, या फिर मान लीजिए कि निकल का है, या प्लास्टिक का है, या किसी और मटेरियल का है, तो याद रखिए कि इसके अंदर किस तरीके के मतलब कितने कितने एनर्जी लेवल है उसका कैलकुलेशन होना चाहिए। उस हिसाब से आप इसके अंदर फोटोन भेजोगे, मतलब उस एनर्जी के फोटोन भेजोगे आप उसके अंदर, तब जाकर के वो लोअर से हायर में जाएगा। वरना हो सकता है कि वो आयनाइज हो जाए या फिर वो उसी स्टेट पे बना रहे। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जरूरी होती है। तो इस प्रोसेस को आप लोग कहोगे आपका स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ये है प्रॉपर इसका डेफिनेशन। याद रखिए, ज्यादा काम नहीं चलेगा, उसके अंदर बिल्कुल बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी हमें। बात करें दूसरे क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना के बारे में, जो कि है स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब देखिए, हमारे पास एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके अंदर एनर्जी है, ये हायर एनर्जी लेवल के अंदर है। अब जिस चीज के पास एनर्जी होती है वो मोशन करता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यानी कि ये अपने ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। लेकिन ये बात भी फिक्स है कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? हमें पता है कि इतनी एनर्जी ये रख ही नहीं सकता अपने पास, यानी कि इसको कभी ना कभी छोड़ेगा जरूर। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के बाद, यानी कि तकरीबन 100 नैनो सेकेंड्स के अंदर ये जो है एनर्जी रिलीज कर देगा और दोबारा आपके लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन एक कैलकुलेशन के हिसाब से ये 100 नैनो सेकेंड के अंदर 29 मीटर्स कवर करेगा। मान लीजिए कि आपके पास ये जो हायर एनर्जी स्टेट है, इसका ये जो ऑर्बिट है ये 2 मीटर का है। ठीक है, इसका सरकमफेरेंस 2 मीटर का है। तो 29 मीटर का मतलब कितने राउंड हो गए? 14.5 हुए कि नहीं? मतलब ये 14.5 यानी कि 14.5 राउंड्स काट लेगा 100 नैनो सेकेंड्स के अंदर, 100 नैनो सेकेंड्स के अंदर। तो सोचो कि कितना खतरनाक इसका मोशन रहा होगा, कितनी तेज घूमा होगा। ठीक है, तो इतनी एनर्जी उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो इवेंचुअली होगा क्या, 100 नैनो सेकेंड्स के बाद ये अपनी एनर्जी जो है वो छोड़ देगा। अब वो जो एनर्जी निकली है वो एनर्जी फोटोन के रूप में निकल सकती है, हीट के रूप में निकल सकती है, लेकिन हम लोग मेनली देखते हैं कि वो फोटोन के रूप में ही निकलती है। तो अब आप याद रखना कि ये जिस एनर्जी लेवल से इसने अपनी एनर्जी को छोड़ा है, उतनी ही एनर्जी उस फोटोन के अंदर होगी। ठीक है, मतलब अगर ये लोअर से हायर में गया और 100 नैनो सेकेंड तक वहीं रहा, तो 100 नैनो सेकेंड के बाद जो एनर्जी इसमें से बाहर निकली है वो उतनी ही होगी जितनी इसका एनर्जी लेवल है, यानी कि लोअर से हायर के बीच में जितना होगा जो डिफरेंस। यानी कि जो इस एनर्जी के साथ हमने फोटोन भेजा था, हो सकता है उतनी एनर्जी ना हो भाई, हो सकता है कि थोड़ा सा एनर्जी लॉस हो गया हो इस पूरे के राउंड के अंदर। जो 14.5 राउंड इसने काटे उसके अंदर एनर्जी लॉस हो गया हो, लेकिन इन द एंड इन दोनों लेवल्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही एनर्जी उस फोटोन के अंदर भी होगी। अब ये जो एनर्जी इसमें से बाहर निकली है, ये एनर्जी जाएगी तो कहीं नहीं। अगर ये एनर्जी विजिबल रेंज के अंदर होगी, मतलब अगर आप इस एनर्जी को देख सकते हो, तो यकीन मानिए आपको कोई ना कोई कलर नजर आएगा। ये जो एनर्जी निकली है, एक फोटोन बाहर निकला है, ये किसी न किसी कलर का होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम जंप का नाम दिया गया था। ये हालांकि जो कंसेप्ट है ये आया था नील्स बोर के टाइम पे, जिस समय इसको पूरी तरीके से नकार दिया गया था, लेकिन ये रियलिटी है। अगर वो एनर्जी विजिबल रेंज में है तो वो कलर होगी, कोई भी कलर हो सकती है। वो 7 कलर आपको पता होंगे, विबग्योर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें से कोई भी विजिबल रेंज का कलर हो सकता है। और अगर ये एनर्जी विजिबल रेंज की नहीं है तो हो सकता है कि वो हीट के रूप में हमें मिले, अगर हम इसको महसूस करें तो। हालांकि अब आप लोगों के अंदर एक सवाल भी आ रहा होगा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हायर एनर्जी स्टेट से ये लोअर एनर्जी स्टेट में गिर जाएगा और वह एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो ऐसा होता क्यों है, क्यों ये अनस्टेबल होते हैं उस समय, मतलब ये गिरते क्यों हैं, क्यों अपनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं? तो देखिए, इसके पीछे जो एक्चुअल कारण है वो है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट। असल में हमें जो एम्प्टीनेस नजर आती है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर, जो स्पेस के अंदर, वो एम्प्टीनेस है नहीं। होता ये है कि बहुत सी छोटी छोटी रिएक्शंस होती रहती हैं। जैसे कि मैंने कुछ पिछली रिएक्शंस के अंदर बताया था कि कईयों में से क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, कईयों में से क्या है, कुछ पॉजिट्रॉन रह जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जब मिलते हैं ना, तो होता तो वह छोटा सा इवेंट है, लेकिन वो पॉप होता है। तो इस तरीके की बहुत सी जो पॉपिंग्स हैं वो हमारे पूरे यूनिवर्स में चलती रहती है एम्प्टीनेस के अंदर। आपके आसपास जो भी खाली स्पेस आपको नजर आ रहा है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी, जो कि विजिबल रेंज के अंदर नहीं है, पॉपिंग्स हो रही है। हम तो नहीं देख सकते, लेकिन इसका इफेक्ट इन छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे जरूर पड़ता है। उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो गिरता है। ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे पॉप्स हो रहे हैं उसके आसपास, तो इसको नीचे गिरा देते हैं।
तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस इमिशन होने के दो बड़े कारण हैं। एक तो अनस्टेबिलिटी जो कि हायर एनर्जी की वजह से आती है, दूसरा ये पॉपिंग्स, ये जो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है, ये इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल जिसमें ज़्यादा एनर्जी आप दोगे वो फॉल करेगा, मतलब वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। और यही क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म को भी पैदा करता है। कई सारे हमारे जो मटेरियल होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक इसी वजह से होते हैं। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं तीसरे क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेज़र के अंदर, वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। अब ये क्या है? ये देखिए, स्टिमुलेटेड एमिशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ यहाँ पे बाहर निकलेगा, लेकिन ये जो बाहर निकलने वाला मतलब ये जो एमिशन है ये स्पेशल है। कैसे है? ये तब होता है जब किसी भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से हम लोग फोटोन को मिलवाते हैं। मतलब एक एक्साइटेड स्टेट में पहले से कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, उस पर आप जब किसी फोटोन को डालोगे, मतलब उस पर कोई अटैक करवाओगे फोटोन का, तो वहां पर ये जो फोटोन है, ये जो पहले से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी को बाहर निकलने पे मजबूर करेगा। भाई पहले से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर पहले से एक फोटोन पड़ा हुआ है, मैं दूसरा फोटोन भेजूंगा तो ये जो फोटोन है इसके अंदर की एनर्जी को बाहर निकालेगा। और मजे की बात यह है कि अगर ये बाहर निकाल रहा है तो ये अपने जैसा ही एक आइडेंटिकल फोटोन बनाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर निकालेगा उसी की हो गई एनर्जी। अब जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि बिल्कुल आइडेंटिकल फोटोन बाहर निकला है, मतलब उनकी एनर्जी भी सेम है, ठीक है, उनका जो फेज है वो भी सेम है, ठीक है, उनका पोलराइजेशन भी सेम है, ठीक है, और साथ ही साथ वो दोनों कोहेरेंट है, मतलब बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। एक्चुअली में लेजर यही तो होता है भाई, एक फेज के, एक फ्रिक्वेंसी के, एक पोलराइजेशन के, एक एनर्जी के फोटोन्स जो है एक साथ चलेंगे एक डायरेक्शन के अंदर, तभी तो एक लेजर की बीम तैयार होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आइडेंटिकल फोटोन क्रिएट करता है। वैसे अगर आप बात करोगे, जैसे मान लीजिए आपके पास दो एटम है, ठीक है, दो एटम के अंदर दो आपके इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में है तो दोनों इस तरीके से अपनी एनर्जी बाहर निकाल देंगे, हो सकता है दोनों में से फोटोन निकले, लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, हो सकता है दोनों का फेज भी अलग हो, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इनको एक साथ बनाएंगे कैसे, सवाल ये है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो एटम है और दो एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि एक्साइटेड स्टेट से हैं, अगर मैं कोई फोटोन यहां भेजता हूं, इस पहले इलेक्ट्रॉन तक भेजता हूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन से तो ये निकल जाएगा, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते पहुंचते वो दूसरा वाला जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, मतलब ये जो लाइफ टाइम है ये बहुत शॉर्ट है, इतने में हम नहीं कर सकते ऐसा। तो इसके लिए हमें अब जरूरत पड़ेगी एक दूसरे स्टेट की, जिसको हम लोग कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। होता यह है कि हर मटेरियल के अंदर अपनी अपनी मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं। जैसे ये बिल्कुल हायर है, उस हायर के नीचे वाली, तो ये नीचे वाली क्या करेगी कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगी, जिसकी वजह से हमें ज्यादा टाइम मिल पाए। जैसे दो इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं, मतलब दो आपके पास एटम है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों को आप लोगों ने पहुंचा दिया एक्साइटेड स्टेट के अंदर। अब होगा क्या कि थोड़ी देर के बाद दोनों के दोनों अपनी हायर एनर्जी स्टेट से आ जाएंगे मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। उसी वक्त हम लोग क्या करेंगे कि एक फोटोन भेजेंगे पहले वाले के पास, तो पहले वाले में से ये एनर्जी निकाल लेगा, तो दो फोटोन क्रिएट हो गए, और फिर ये जाएंगे दोनों दूसरे वाले के पास, तो तीसरा भी बन जाएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर टाइमिंग का बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास नैनो सेकंड से मिली सेकंड्स हो गए, लेकिन उसके अंदर भी हमें जल्दी से जल्दी इसके अंदर फोटोन देना होता है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ सके और दूसरा फोटोन क्रिएट हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा फोटोन क्रिएट करता है, वो भी आइडेंटिकल। अब देखिए ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है, थोड़ा समझिए। होता क्या है कि जब आप लोग इसको पहला फोटोन दोगे इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में, तो अगर लोअर से हायर की एनर्जी लेवल नापोगे तो कुछ निकलेगा, ठीक है। उसके बाद ये आएगा मेटास्टेबल स्टेट के अंदर, क्योंकि बहुत देर तक हायर में नहीं रह सकता, तो ये नीचे आएगा। तो मेटास्टेबल जो स्टेट है और ग्राउंड स्टेट है, इसके बीच का एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मान लीजिए कि जो हायर वाला है उसके लिए 4 है और जो मेटास्टेबल है उसके लिए 3.5 है, मतलब 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे तो बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, तो दोनों का एनर्जी लेवल अलग अलग है ना। तो यहां से जो फोटोन निकलेगा उसका 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि बराबर एनर्जी होगी तभी जाकर के ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो है इसमें से एनर्जी बाहर निकाल पाएगा, तभी तो फोटोन बनेगा ना बिल्कुल बराबर एनर्जी का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होता है यहाँ पे कि एनर्जी लेवल के चेंज होने की वजह से एनर्जी है वो काफ़ी सारी चेंज हो जाती है। 4 से 3.5 हो जाए या फिर किसी और का कुछ और एनर्जी लेवल हो तो उसके हिसाब से उतनी एनर्जी का होना जरूरी है, वरना इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी नहीं निकाल पाएगा फोटोन। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स का ध्यान रखना जरूरी है। और इसी के अंदर दूसरी चीज ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आता है तो उस समय भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो एनर्जी जो है वो आपकी फोटोन के रूप में नहीं निकलती। थोड़ी सी एनर्जी सही वो हीट के रूप में निकल सकती है या फिर किसी और रूप में निकल सकती है। तो इस वाले जो ट्रांजिशन हुआ है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये गया है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, ये रेडिएशन लेस है। मतलब यहाँ पर जो फोटोन है वो बाहर नहीं निकला है, तो इसको रेडिएशन लेस कहेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आपका स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, जहां पर आपको ध्यान रखना होता है कि एनर्जी लेवल कौन से लेवल में है, कौन से स्टेट में है, उस हिसाब से फोटोन बाहर निकलेगा और उसी हिसाब से दूसरा फोटोन भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है स्टिमुलेटेड एमिशन। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन की हम लोगों ने बात कर ली, 2 एटम की बात कर ली। अब एक लेजर बीम बनानी है तो इसमें 1-2 फोटोन तो होंगे नहीं, 4-5 तो होंगे नहीं, इसमें बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे बनाने के लिए हमें काफ़ी सारे एटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसके लिए हम लोगों ने एक और क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना बनाया, वो है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ये 3 चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिए, इसके अलावा पॉपुलेशन इन्वर्जन नाम से पता चलता है कि जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो, बहुत सारे एटम हो। तो इसका मतलब एक ही लाइन में हम लोगों ने बहुत सारे एटम्स रख दिए, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, और इनके हायर स्टेट में पहुंचा दिया है पहले से इलेक्ट्रॉन को, और उसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट में आएगा तो इसमें से फोटोन बाहर निकलेगा, दूसरे वाले में से निकालेगा, तीसरे वाले में निकालेगा, हो सकता है कि चौथा और 5वां नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक तो ये भी नहीं रह सकते ना, तो चौथा और 5वां गिरेगा तो फिर ये दोबारा इसके पास जाएंगे, तो इनमें से जो एक फोटोन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा और ये दोबारा मेटास्टेबल में जाकर के बैठ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक लाइन में बहुत सारे एटम्स को लगा दें तो बहुत लंबा सा लेजर बन जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसके लेवल्स बढ़ा दिए जाएं, इसके एनर्जी लेवल्स बढ़ा दिए जाएं। जैसे कि ये मेटास्टेबल स्टेट है, ये हायर है, ये ग्राउंड है, इसके बीच में अगर और एक लेवल ले आया जाए, और एक लेवल ले आया जाए, तो ये क्या है, 3 लेवल लेजर से 4 लेवल हो जाएगा, बढ़ जाएगा इसका लेवल। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है यहां से भी फोटोन निकाल सकता है। याद रखना, यहां से भी फोटोन निकाल सकता है, लेकिन एनर्जी लेवल्स में हो सकता है कि कुछ दिक्कत आ जाए, इसलिए ये जो है बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ होना जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग पॉपुलेशन इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो ये हो जाता है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट की बात करते हैं कि ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि एक एटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको एक्साइट करके उसमें से फोटोन क्रिएट किए जाते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो अब उसका एम्प्लीफिकेशन कैसे किया जाए, दूसरा पार्ट है लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, और उसके लिए जरूरी है कि हम इन एटम्स की एक कैविटी बनाएं। कैविटी ये होती है कि उसके अंदर काफी सारे मतलब एक फिक्स अमाउंट के अंदर एटम हो, कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि स्क्वायर में बना दिया मैंने, तो इसके अंदर एटम होंगे और ये जो है क्रिएट करके देंगे हमें जो आपके फोटोन्स होंगे वो एक डायरेक्शन के अंदर, एक फेज के साथ। ठीक है, अब देखिए ये जो आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जाए, वेव्स की बात की जाए, तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि ये हमारा कंस्ट्रक्टिव है और ये हमारा डिस्ट्रक्टिव है। साफ दिख रहा है कि इसके अंदर जो है एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है आपकी वेव्स का और इसके अंदर घट जाता है। हमारी जो कैविटी है इसके अंदर ये जो फोटोन है इनका कंस्ट्रक्टिव होना जरूरी है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव होंगे तब जाकर के एक लेजर बीम बनेगी। कैसे बनेगी आइए समझते हैं। आपके पास एक कैविटी होगी, एक बॉक्स होगा कुछ इस तरीके से, इसके जो दोनों सिरे हैं इस पे हम लोग लगाएंगे मिरर्स। एक जगह तो होगा परफेक्ट मिरर और एक जगह होगा थोड़ा सा पार्शियल मिरर। पार्शियल मिरर क्यों लगाया है, ताकि इसमें से कुछ जो आपके फोटोन है वो बाहर निकल सके, जिसको आप लोग लेजर बीम कहते हो। ठीक है, एक तरफ से बिल्कुल परफेक्ट होगा, दूसरी तरफ से थोड़ा पार्शियल होगा। तो होगा क्या कि ये हम लोग बहुत सारे एटम इसके अंदर रख देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, एटम इसके अंदर बहुत सारे रखे हुए हैं तो इसमें से कहीं ना कहीं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर फोटोन भी बाहर निकलेंगे। लेकिन जो फोटोन परपेंडिकुलर होंगे इन मिरर के, मतलब इस मिरर के जाकर के रिफ्लेक्ट करेंगे, जाके टकराएंगे, वो जो हैं बार बार, मतलब पहले इस तरफ जाएंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, फिर दोबारा इस तरफ जाएंगे। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि एक तरफ से
फोटोन निकला है, एक वेव की तरह निकला है, कुछ इस तरीके से निकला है, और यह जाएगा, जाकर के टकराएगा, और टकराने के बाद दोबारा वापस आएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से दोबारा जाकर के यहाँ टकराएगा पहले वाले से, फिर दोबारा जाएगा इस तरफ दूसरे वाले की तरफ, फिर दोबारा जाएगा पहले वाले की तरफ, फिर दूसरे वाले की तरफ। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो वेव है ये टकराती जाएगी। और मजे की बात ये है कि जो ये दोनों वेव्स हैं, मतलब दो वेव तैयार हो गई ना, अब कैविटी के अंदर दो वेव्स बन गई, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा कि इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपको नजर आएगा, एक इल्यूजन नजर आएगा कि ये जो दोनों वेव्स हैं ये एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट कर रही हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती है। पहले क्या हो रहा था कि वेव राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जा रही थी, लेकिन अब क्या होगा कि जो वेव है आपकी अप डाउन हो रही है। इसमें दो फेजेस आएंगे, एक में क्या होगा कि पूरा कंस्ट्रक्टिव होगा, यानी कि बिल्कुल बहुत बड़ी आपको वेव नजर आएगी। दूसरे में क्या होगा कि बिल्कुल सीधी नजर आएगी, ये डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, याद रखना। हालांकि ये बिल्कुल एक तरीके का इल्यूजन है, ऐसा होता नहीं है, हमें नजर आता है सिर्फ। तो इस तरीके से आपका जो स्टैंडिंग वेव है इसके अंदर हमें बनता हुआ नजर आता है। अब ये तो बात कर ली मैंने एक की। इसी तरीके से जो आपकी कैविटी होती है उसके अंदर अलग अलग एटम के अलग अलग जो है लाइंस बनी होती हैं, तो उसके अंदर अलग अलग स्टैंडिंग वेव्स बनती हुई दिखती हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये नोड है, मतलब N1 N2 N3 N4। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर वेव्स जो है वो क्रिएट होती नजर आती हैं, और यही बाहर निकलती हैं लेजर के रूप में। तो इस तरीके से जो आपका लेजर है वो बनता है। ठीक है, उसके अंदर नोड्स होते हैं, ये मेकिंग है लेजर की एक तरीके से। तो अब सवाल ये उठता है कि एक लेजर के अंदर कितने मोड्स हो सकते हैं, मतलब ये जो मैंने N1 N2 N3 N4 लिख दिए हैं, कितने हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए हर चीज का एक फिक्स अमाउंट होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू में NV/2L। F जो है वो फ्रीक्वेंसी है कि किस फ्रीक्वेंसी का लेजर है, किस फ्रीक्वेंसी में बाहर निकलेगा। जैसे मैंने अभी बताया था कि स्टैंडिंग वेव्स बन रही है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। हो सकता है वेव कुछ इस तरीके से हो, या फिर हो सकता है कि थोड़ी बड़ी हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ये n जो है वो आपके मोड है, जो मैंने भी आपको बता ही दिए थे। ठीक है, n की संख्या। ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी लाइट की है, सबको पता है। ठीक है, और ये जो l है आपका, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स, यानी कि ये जो दोनों मिरर है, दोनों साइड्स हैं, इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप बता सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी होगी एक लेजर की, कितने उसमें मोड्स होंगे। ठीक है, कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। अब देखिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो आप उस कैविटी के अंदर डाल दें, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें रेड लेजर की, देखिए रेड लेजर जो होता है उसकी जो एल होती है, यानी कि दोनों जो आपके मिरर्स हैं, दोनों साइड्स हैं, उनके बीच की जो डिफरेंस है वो 1 mm की होती है, यानी कि 0.001 मीटर। इसी तरीके से जो उसकी जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो ये होगी, हमें मालूम है इतनी ज़्यादा। तो अगर आप इसे फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, यानी कि F इज टू में NV/2L, तो वैल्यू निकलेगी F इज इक्वल्स टू में 150000000000 हर्ट्स, जिसको आप लोग लिख सकते हो गीगा हर्ट्स, यानी कि F इज इक्वल्स टू में N मल्टीप्लाई बाय 150 गीगा हर्ट्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो रेड लेजर है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 400.05 टेराहर्ट्ज। तो आप इसको जो है इसमें लिखेंगे, यानी कि फॉर्मूले में रखेंगे, तो n इज इक्वल्स टू में इसको पूरा खोलिए, हर्ट्ज में लिखिए, अपॉन में इसको भी हर्ट्ज में लिखिए, तो 0 से 0 सारे 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और वैल्यू निकल के आएगी n इज इक्वल्स टू में 2667, यानी कि 2667 मोड्स, जिसको मोड्स कहेंगे हम लोग। तो इसका मतलब एक रेड लेजर के अंदर ऐसे, यानी कि एक पूरी लाइन के 2667 मोड्स होते हैं। ठीक है, इतने से के अंदर जरा सोच के देखिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर रखे जाते हैं और इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा कम होगा तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक रेड लेजर की कैलकुलेशन करते हैं। तो अब जैसे ही आप लोग मोड्स बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। जैसे 2667 को 2668 कर दीजिए, तो यहां पर भी चेंज आ जाएगा, 400.07 आ जाए, या 08 आ जाए, या 06 आ जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मोड्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फिर कह लीजिए कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि मोड्स बढ़ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी क्या है मेकिंग की, कि उसके अंदर कितने मोड्स हैं और उसकी कितनी लेंथ है, लेंथ का भी बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, कैविटी बड़ी करोगे, तो ज्यादा मोड्स होंगे, ज्यादा मोड्स तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो रेड से ये वॉयलेट की तरफ जाना शुरू कर देगा,
ये आप लोग कुछ इस तरीके से चार्ट देख सकते हो। अलग अलग जो आपके लेज़र होते हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, उसके अलावा जितने भी हैं, तो उनका अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसके अंदर अलग अलग मोड है। तो इस तरीके से किसी भी लेज़र की मेकिंग होती है, यानी कि एक लेज़र को बनाने के लिए एक फिक्स कैविटी बनानी पड़ती है, उसके अंदर एक मटेरियल डालना पड़ता है जिसके एटम होते हैं, जिसके अंदर फिक्स मोड होने चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए, उसके बाद वो रेड लेज़र या फिर ब्लू लेज़र निकलेगा। ठीक है, तो ये हो जाती है मेकिंग। तो इसके लिए इंजीनियरिंग नहीं, स्मार्ट इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके अंदर लग तो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, जो आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का जो स्टिमुलेटेड एमिशन का जो कॉन्सेप्ट था वो लग रहा है, लेकिन उसको स्मार्टली यूज किया गया है तो लेजर बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बनती है मेकिंग ऑफ लेजर। तो आप लोगों को क्या समझ में आया, वर्किंग ऑफ लेजर और मेकिंग ऑफ लेजर। अब अगर आप लोग बात करोगे यूजेस ऑफ लेजर की, तो यूं तो बहुत से यूजेस हैं, जैसे कि सर्जरीज होती हैं। ठीक है, लेसिक ऑपरेशन होते हैं बहुत सारे, हमारे बॉडी के अंदर कई सारी चीज़ें हैं जो कि लेज़र से ख़त्म की जाती है, जैसे कि ट्यूमर्स हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है, उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है। हालांकि जो सेंसिबल एरियाज़ है वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता, कम किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए कि लेज़र जो है यूज़ क्यों किए जाते हैं, मतलब इतने यूज़फुल क्यों हैं। तो देखिए, इसकी कई प्रॉपर्टीज़ की वजह से यूज़फुल हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है इसकी लाइन विड्थ, जैसे कि जो आपका जो लेज़र है उसकी जो प्योरिटी है वो उसकी लाइन विड्थ से देखी जा सकती है। जैसे कि लाइन विड्थ से मेरा मतलब है कि कितनी मोटी या कितनी पतली बीम निकाली जा सकती है। बहुत पतली बीम देखी होगी आप लोगों ने लेज़र की, और बहुत मोटी भी देखी होगी। तो लेज़र इसलिए भी यूज़फुल होते हैं कि इनकी जो बीम होती है वो बहुत नैरो होती है, बहुत पतली होती है, यानी कि जहां आप निशाना लगाना चाहो, जहां आप इसका यूज़ करना चाहो वहीं कर सकते हो। लाइमन की अगर बात करें तो लाइमन के हिसाब से कि ये पता चलता है कि ये जो आपकी बीम निकल रही है ये अपने साथ कितनी फ्रिक्वेंसी कंटेन करके चलती है। जितनी पतली लाइट बीम होगी, समझ लीजिए कि उसकी फ्रिक्वेंसी भी सिंगल है, तो उसके अंदर एक सिंगल कलर भी दिखेगा कि रेड कलर का है। तो इससे क्या होगा कि मोनोक्रोमेटिक कहेंगे हम इसे। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक रंगा, मतलब एक रंग का। तो मोनोक्रोमेटिक बीम का आप लोगों ने नाम तो कई बार सुना होगा। तो वो तभी होगा जब आप उसकी जो लाइट की जो बीम है वो बहुत पतली है, फ्रिक्वेंसी कम से कम है। और रियल लाइफ में भी ये समझ लीजिए कि जितना आप उसका फ्रिक्वेंसी कम रखोगे, ठीक है, आउटपुट के अंदर, उतना ही उसकी मतलब पतली विड्थ निकल के आएगी और लेज़र की क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया होगी, क्योंकि वहाँ पर जो आपके फोटोन्स होते हैं वो अच्छी तरीके से उस पर टारगेट हो पाते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसी के अगर आप लोग विपरीत बात करो, जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उसमें क्या होता है, हालांकि उसमें से भी कलर निकलते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि सारी की सारी लाइट बीम जो है वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाती है, मतलब सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल हो जाता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। एक लेज़र के हिसाब से देखोगे तो एक नॉर्मल बल्ब की जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उसकी जो लाइन विड्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और यही तो खासियत है हमारे लेज़र की, क्योंकि लेज़र में क्या होता है कि आप इजीली अलग फ्रिक्वेंसी, मतलब कम से कम फ्रिक्वेंसी के साथ लाइट को देख सकते हो। साथ ही नैरो लाइन विड्थ का फ़ायदा एक ये भी है कि कई सारे एक्सपेरिमेंट में जब हम लोग किसी भी मटेरियल का टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या है कि हमें एक सर्टेन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कि लेज़र से ही मिल सकती है। वरना अगर नॉर्मल लाइट की बात करोगे तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा कम भी हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि सारी की सारी लाइट अगर आप मिला दोगे, सुपरपोजिशन कर दोगे, तो एनर्जी तो बढ़ी जाएगी। ठीक है, तो एक सर्टेन एनर्जी के लिए भी लेज़र लाइट का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये यूज़फुल है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर आप लोग बात करोगे तो वो है कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है, देखिए, ये जो आपकी लेज़र लाइट होती है ये एक तरीके से बिल्कुल पोलराइज्ड होती है। देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो बना रही है ना, मतलब सेम डायरेक्शन, सेम फेज, सेम वेलोसिटी, सेम एनर्जी, सब कुछ सेम है, मतलब तो वो जो है एक अच्छा कोहेरेंट बनाती है। ठीक है, तो इससे क्या है, जो आउटपुट निकलता है वो एक हाईली कोहेरेंट निकलता है, मतलब बिल्कुल एक सेम फेज की पूरी लाइट, सेम फेज के सारे फोटोन्स अगर एक जगह पे आप लोग टारगेट करोगे तो वो क्या है, ज़्यादा असर भी दिखाएगा, तो वो कोहेरेंट होता है। अगर बात करोगे आप सिंपल एलईडी लाइट की, हालांकि सिंपल एलईडी लाइट जैसे कि मान लीजिए रेड ही उठा लीजिए, तो उसमें क्या होता है, निकलती तो उसमें से भी रेड लाइट है, लेकिन उसकी लाइट जो है वो कोहेरेंट नहीं होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अलग अलग आपके ये लीजिए फेज की है, तो उससे होगा क्या कि वो टारगेट नहीं करेगी, सिर्फ कलर दिखा रही है वो। और तीसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है पावर। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सारे फोटोन बिल्कुल एक फेज के साथ, एक एनर्जी के साथ एक जगह पे टारगेट होंगे तो वो पावरफुल तो होंगे, क्योंकि हर एक फोटोन के पास अपनी एनर्जी होती है।
तो बहुत सारे फोटॉन्स को एक जगह पे टारगेट करोगे तो वो नुकसान तो पहुंचाएंगे ही। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कई सारी फिल्मों के अंदर लेज़र दिखाते हैं कि लेज़र लाइट की मदद से उसने इसमें छेद कर दिया, ठीक है। तो वो पावर, उस पावर को इकट्ठा करने के लिए ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे फोटॉन्स को एक जगह पे टारगेट किया जाए, तो लेज़र उसमें यूज़फुल है। एलईडी की मदद से छेद नहीं कर सकते आप, लेज़र की मदद से ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से लेज़र जो है और ज़्यादा यूज़फुल हो जाते हैं, हर जगह हमें ज़्यादा प्रिफर करते हैं बजाय कि किसी और चीज़ के। तो लेज़र एक स्पेशल प्रॉपर्टी से बनी हुई लाइट है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है आपका यूज़ ऑफ लेज़र या फिर वाई लेज़र्स आर यूज़फुल। तो आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आप लोगों ने सीखा कि जो वर्किंग ऑफ लेज़र है वो कैसे होती है, मेकिंग ऑफ लेज़र है वो कैसे होती है, साथ ही लेज़र्स क्यों यूज़फुल हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा क्या है क्वांटम लेवल पे बनाने की कोशिश की कि ऐसा ऐसा होता है, एनर्जी लेवल्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसकी भी कैलकुलेशन है, यानी कि अलग अलग लेज़र की अपने हिसाब से कैलकुलेशन हो सकती है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मटेरियल पर भी डिपेंड करता है कि किसी लेज़र की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब अलग अलग मटेरियल में अलग अलग जो एटम होते हैं उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में। तो उस इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो लेज़र है वो वाइट निकलेगा, ब्लू निकलेगा या फिर रेड निकलेगा, ठीक है। तो ये भी इसकी एक डिपेंडेंसी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित रही होगी, साथ ही ये हेल्पफुल भी रही होगी। लेकिन इसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई क्वेरी होती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।